नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपनी एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपल टैक्स विद सीए दिनेश। मैं सीए दिनेश हाजिर हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मैं एक सीरीज अपनी चला रहा हूं जीएसटी से रिलेटेड, जिसमें हम जीएसटी एक पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें से मैंने कुछ वीडियोस अपनी पीछे चैनल पे अपलोड कर दी हैं, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन कवर कर लिया है। ठीक है, और स्कोप ऑफ सप्लाई हमने कवर कर लिया है। ठीक है, उसकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, आप वहां पे जाकर के उनको देख सकते हैं। अब दोस्तों, रजिस्ट्रेशन हो गया, हमें सप्लाई पता चल गई। उसके बाद में बात आती है कि अब हमारे को वैल्यू निकालनी होती है कि जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सप्लाई की वैल्यू क्या होगी जिसके ऊपर हमें टैक्स लगाना चाहिए जीएसटी के अंदर। ठीक है, और वो वैल्यू कैसे निकलेगी, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या कंडीशंस हैं, हमारे रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स में कैसे डेफिनेशंस दी हुई हैं किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, तो हम इस जो सीरीज है ये वाली हमारी सेक्शन 15 की, ये हम मिनिमम 4 पार्ट के अंदर कवर करेंगे। हो सकता है ये 5 पार्ट में भी चले जाएं। रीजन बीइंग कि इसके अंदर जो रूल्स दिए हुए हैं वो रूल्स ज्यादा हैं और वो थोड़े डिटेल में एक्सप्लेन करने पड़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्योंकि मैं ये जो सीरीज बना रहा हूं ये मैं इस तरीके से बना रहा हूं ताकि कोई भी सिंपल बंदा, कोई लेमन लैंग्वेज भी आसानी से उसे समझ सके। ये जो सेक्शन 15 है सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वो बात करता है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। सबसे पहले जो इसमें बोला हुआ है उसने इसको बताया कि टैक्सेबल सप्लाई हमारी है क्या। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है क्या? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मींस द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ एनी गुड्स और सर्विस। किसी भी गुड्स या सर्विस के लिए जो आप कोई ट्रांजैक्शन वैल्यू पे कर रहे हैं। मींस आप जब कभी किसी शोरूम पे जाते हैं, चाहे आप अपना कपड़ा खरीदने के लिए जाएं या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने के लिए जाएं, कंप्यूटर खरीदने के लिए जाएं, तो आपको कोई भी जब प्रोडक्ट आप वहां से खरीदते हो तो आपको उसके बदले में क्या देना, कुछ अमाउंट देना पड़ता है। लाइक वॉशिंग मशीन खरीदी तो 10,000 रुपए की वॉशिंग मशीन थी, तो आपने वॉशिंग मशीन खरीदी और 10,000 रुपए पे कर दिए, तो 10,000 रुपए वो क्या हुए, वो हो गई आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या कहता है, ट्रांजेक्शन वैल्यू विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बाय द रिसिपिएंट टू द सप्लायर। सबसे पहला कि वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि या तो रिसिपिएंट एक्चुअल में पे कर चुका है या पे करेगा सप्लायर को आफ्टर द सप्लाई हैज बीन कंप्लीटेड। मींस जब उसको गुड्स मिल जाएंगे रिसिपिएंट को, तो आपको क्या होता है कि जब आप देखते हैं, आपको जब आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आप पहले पेमेंट करते हैं तब आपको गुड्स मिलता है। लेकिन बिजनेस के केस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस के केस में क्रेडिट पीरियड में भी माल जाता है, तो उसमें वहां पे कंडीशन क्या होगी, पेबल। बट आप एक कस्टमर है जो B2C मींस आप डायरेक्ट कस्टमर को मिल रहा है। बिजनेस के केस में क्या होता है, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, उसमें क्रेडिट पीरियड होता है, तो वहां पे ये टर्म चलती है पेबल। बट आप B2C यानी कि बिजनेस टू डायरेक्ट कस्टमर, तो वहां पे जो चलती है टर्म वो चलती है एक्चुअली पेड। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। ठीक है, अगर आप बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं, जब आपकी अपनी खुद की शॉप है, आप किसी दूसरे बड़े दुकानदार से खरीदो तो आपको क्रेडिट पीरियड पे माल मिल जाता है, तो आपके लिए पेबल वर्ड यूज होगा। बाय द रिसिपिएंट टू द सप्लायर, जो कि रिसिपिएंट मतलब जो गुड्स को रिसीव कर रहा है वो पे करेगा किसको, सप्लायर को, जो गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है। उसके बाद मुझे बोला कि सप्लायर एंड द रिसिपिएंट नॉट द रिलेटेड पार्टी, और जो सप्लायर और जो रिसिपिएंट है इसके अंदर वो रिलेटेड पार्टी नहीं होने चाहिए। रिलेटेड पार्टी के लिए भी इसमें डेफिनेशन इसी सेक्शन के अंदर एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, वो मैं इसी वीडियो में भी लास्ट में डिस्कस कर लूंगा कि उस एक्सप्लेनेशन में कौन कौन सी ऐसी रिलेटेड पार्टीज है जो कि कवर है यहाँ पे इस डेफिनेशन के हिसाब से। एंड द प्राइस इज द ओनली सोल कंसिडरेशन, मींस जो आप प्राइस पे करेंगे वही सोल कंसिडरेशन है। सोल कंसिडरेशन का मतलब होगा कि आप सिर्फ वैल्यू पे कर रहे हैं, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू पे कर रहे हैं 10,000 रुपए। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए। मींस अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे होता है कि आपने कोई गुड्स भी दिया, जैसे कि आजकल आप देखते हैं अमेजन पे या आप किसी शोरूम पे जाते हैं, आपको बोलते हैं कि आप ओल्ड मोबाइल लाओ, वो हमें दे दो, हम नया मोबाइल दे देंगे, उसके बदले में आपसे ओल्ड मोबाइल ले लेते हैं, कुछ आप अमाउंट देते हैं, देन नया मोबाइल मिल जाता है, तो वो आपका सोल कंसिडरेशन नहीं माना जाता। ठीक है ना, सोल कंसिडरेशन मतलब है सिर्फ मनी वैल्यू में जो आप पैसा दे रहे हैं वो आपका सोल कंसिडरेशन है। तो प्राइस इज द ओनली सोल कंसिडरेशन। अब यहाँ पे ये वर्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर सोल कंसिडरेशन नहीं होता है तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैलकुलेट की जाती है वो हमारे रूल्स में उसके लिए बताया गया है। रूल प्रिस्क्राइब्ड है, जीएसटी रूल्स, उसके अंदर ये चीजें दे रखी हैं।
ठीक है, तो वो जो सोल कंसिडरेशन के अलावा अगर कोई और मेथड है आपका टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई निकालने का, तो उसके लिए हम रूल्स में जब जाएंगे तो हम रूल्स में उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हो गया कंप्लीट हमारा कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है एनी ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर द गुड्स और द सर्विस विच इज एक्चुअली पेड बाय द सप्लायर और पेबल बाय द सप्लायर बाय द रिसिपिएंट, एक्चुअली पेड by the recipient or payable by the recipient to the supplier and the recipient are not the related party and price is the only sole consideration। ठीक है, ये हुआ हमारे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की एक डेफिनेशन मान के चलिए इसमें। उसके बाद में इसी सेक्शन के अंदर हमारे पास में दो क्लॉज और आते हैं फिर, जिसमें एक होता है हमारा कि इंक्लूजन की, इस जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं इसके अंदर कुछ इंक्लूजन भी हो सकते हैं कि जो टैक्सेबल वैल्यू के लिए जो वैल्यू आप पे कर रहे हैं वो उसके अलावा कुछ और खर्चे भी कई बार होते हैं जो कि सप्लायर करता है, जो कि रिसिपिएंट से चार्ज किया तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होता है। तो इसमें इंक्लूजन भी होते हैं और कुछ एक्सक्लूजन भी है कि किसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम कवर करेंगे, आज हम इसमें इंक्लूजन कवर करेंगे। ठीक है, फिर जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम इसके एक्सक्लूजन कवर करेंगे, देन उसके बाद में हम इनके रूल्स पे चलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इंक्लूजन। जो ये टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के अंदर इंक्लूड क्या क्या होगा। तो इंक्लूजन के लिए जो है सेक्शन बोलता है कि कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस बट अदर देन जीएसटी, मतलब जीएसटी वाला टैक्स नहीं होना चाहिए, लाइक सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या आईजीएसटी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा और ऐसी कुछ जीएसटी में सेस भी लगता है, वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई ड्यूटी सेस लग रहा है तो वो आपका इंक्लूजन माना जाएगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का। अब इसके लिए आपको एग्जांपल भी मैं बता देता हूं, लाइक अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, प्रॉपर्टी रेंट पर ली है, तो जब आप रेंट पे करते हैं तो आपसे जो लैंडलॉर्ड है वो कहता है भाई मैं रेंट तो लूंगा लेकिन इसका जो म्युनिसिपल टैक्स आप पे करना होगा मेरे को वो भी मैं आपसे चार्ज करूंगा। तो म्युनिसिपल टैक्स आपका सीजीएसटी नहीं है। ठीक है ना, तो रेंट प्रॉपर्टी के केस में हो गया म्युनिसिपल टैक्स। तो ये क्या हुआ, जब अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा है तो उसमें रेंट के साथ में अगर म्युनिसिपल टैक्स भी आपको अपनी जेब से देना पड़ रहा है उस रेंट के ऊपर, तो वो भी आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। इसी तरीके से इंपोर्ट, अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड कंट्री से आपने इंडिया में मंगाया, तो आपको पता होगा जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है। तो जब टैक्सेबल वैल्यू की वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि सीवी बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसके ऊपर जो हमारा सेस पे होता है ये भी आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट बनेगा और इसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होता है, वो जीएसटी आपको पे करना पड़ता है और फिर आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस बट अदर देन जीएसटी, जीएसटी नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद में बोलता है कि भाई कोई भी अमाउंट पेड बाय द रिसिपिएंट बट द सप्लायर इज लायबल फॉर दैट, मींस कोई भी ऐसा अमाउंट था जो कि रिसिपिएंट ने डायरेक्टली कस्टमर को पे कर, कस्टमर ने जो है डायरेक्टली थर्ड पार्टी को पे कर दिया लेकिन उसके लिए सप्लायर लायबल था हमारा। ठीक है ना, अब इसके लिए एग्जांपल, लाइक आप एसी खरीदने के लिए गए, ठीक है, अब जब आप एसी खरीदने के लिए आप किसी शोरूम पे जाते हैं तो होता क्या है, उस शोरूम वाला कहता है कि भाई आप एसी ले जाओ, इसके जो भी इंस्टॉलेशन के खर्चे होंगे वो हम पे करेंगे, वो हमारी तरफ से है, तो इंस्टॉलेशन के चार्जेस जो भी होंगे वो हम पे करेंगे। अब उसमें होता क्या है, वो क्या करता है आपके साथ में बदमाशी, वो कहता तो है और आपको बोल देता है कि आप डायरेक्ट उसे पे कर दीजिएगा, आप वो अमाउंट हमें ना पे करके आप डायरेक्ट उसको पे दें, हम चार्ज तो आपसे 22,000 रुपए कर रहे हैं लेकिन 2,000 रुपए आप डायरेक्टली पे कर देना उसको, जो आपके पास में टेक्नीशियन आएगा, हम बिल में नहीं लगा रहे या बिल में लेकिन उसको लगाना चाहिए। ठीक है, तो अगर एसी इंस्टॉलेशन के चार्जेस रिसिपिएंट नहीं यानी कि कस्टमर ने डायरेक्टली टेक्नीशियन को पे कर दिया जिसके लिए सप्लायर लायबल था, तो वो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट है। इंस्टॉलेशन चार्जेस भी आपके टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट है और जो सप्लायर है उसको उसे अपनी वैल्यू के अंदर, यानी कि मान लीजिए 20,000 रुपए का एसी है और 2,000 रुपए उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस है, तो जो सप्लायर बिल बनाएगा वो 22,000 रुपए का बनाएगा। ठीक है, 22,000 प्लस जीएसटी।
इसी तरीके से मान लीजिए एक एग्जांपल और है कि आप फर्नीचर खरीदने के लिए गए, ठीक है, जो फर्नीचर का ओनर था उसने कहा कि आपका फर्नीचर जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होगी वो मैं बियर करूंगा, बट आप डायरेक्टली जो ट्रांसपोर्ट वाला आएगा आप उसको दे देना, ठीक है, आप मेरे को उतना कम दे जाओ। मीन्स 20,000 22,000 रुपए का वो टोटल फर्नीचर था, 2,000 रुपए उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थी, टोटल 24,000 का बनता था, उसने बिल तो 24 का बनाना चाहिए उसको, तो वो 24 का ही बिल बनाएगा, बिल तो 24,000 का बनाएगा, बट रिसीवर ने डायरेक्ट 2,000 रुपए उस ट्रांसपोर्ट वाले को पे कर दिया, तो जीएसटी तो 24 पे ही लगेगा, ठीक है ना। तो कोई भी अमाउंट पेड बाय द रिसिपिएंट बट द सप्लायर इज लायबल फॉर दैट, ये चीज क्लियर है। उसके बाद में तीसरा आता है कोई भी इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस। अब इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस मींस कि आप जो सप्लाई करने वाले हैं उसके लिए कुछ ऐसे खर्चे जो कि जरूरी है आपको करने के लिए, लाइक पैकेजिंग, ठीक है, कोई कमीशन देनी पड़ रही है उस गुड्स को बेचने के लिए, ठीक है, कोई ट्रांसपोर्टेशन आपको चाहिए, या कोई अदर एक्सपेंसेस जो कि हमारे को गुड्स को बेचने के लिए करना ही करना, इंसिडेंशियल एक्सपेंस है, तो वो भी आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट बनेगा, और जब आप बिल बनाएंगे तो ये खर्चा भी आपको उस बिल के अंदर ऐड करना है, देन जीएसटी चार्ज करना है, ठीक है, तो ये भी आपका टैक्सेबल वैल्यू की पार्ट बन जाएगा, ठीक। उसके बाद में आता है कोई भी इंटरेस्ट या फिर लेट फीस चार्ज बाय द सप्लायर फ्रॉम द रिसिपिएंट। अब आपने देखा होगा कि जब आप कोई जब कोई गुड्स खरीद के लाते हैं और बिल आता है, तो उसमें आपने नीचे कभी ध्यान दीजिएगा, उस बिल में टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी होती है कि आपको कितने दिन में पेमेंट करनी है, अगर आप उतने दिन में वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उसके ऊपर आप वो जो सप्लायर वो लिख देता है 24% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा, या अगर आपने 30 दिन के बाद पेमेंट करी तो आपको 2,000 रुपए पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, या 100 रुपए पर डे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर आपने लेट पेमेंट करी। तो जो वो इंटरेस्ट या लेट फीस है ये भी आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है, इसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए होगा क्या, क्योंकि जब बिल बन गया, गुड्स पहुंच गए, सप्लायर ने बिल भी दे दिया रिसिपिएंट को, लेकिन जब पेमेंट लेट करी तो वो सप्लायर उस बिल में तो ऐड नहीं करेगा, लेकिन जब अगला बिल वो अपना बनाएगा तो वो उसमें उस अमाउंट को मेंशन करेगा, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को जमा करवाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है सब्सिडी लिंक्ड टू द प्राइस। मींस कोई भी आपको कोई ऐसी सब्सिडी मिल रही है किसी गुड्स, कोई आप ऐसी गुड्स बना रहे हैं, कोई आप ऐसी सर्विस दे रहे हैं या कोई गुड्स बना रहे हैं जिसके ऊपर कोई सब्सिडी आपको मिल रही है, लेकिन वो सब्सिडी कोई प्राइवेट कंपनी, कोई एनजीओ दे रहा है, गवर्नमेंट लिंक सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है ना, गवर्नमेंट वाली सब्सिडी नहीं, ठीक है ना, गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं होगी इसमें, गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं होगी, ठीक है। कोई भी एनजीओ या कोई प्राइवेट से मिली है आपको तो वो आपकी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई भी सब्सिडी मिली है जो कि उस गुड्स के प्राइस से लिंक है, लाइक आप मान लीजिए कि जैसे एक एलईडी बल्ब है, ठीक है, कोई कंपनी ने एलईडी बल्ब डेवलप किया है, बनाया, और वो उसे बेच रही है, उसकी कॉस्ट आ रही है उसको 100 रुपए, लेकिन किसी एनजीओ ने उसे बोला कि भाई आप ये गुड्स जो है आपकी कॉस्ट तो 100 रुपए आ रही है, लेकिन आप इसे पब्लिक को 80 रुपए में दो, 20 रुपए जो है वो हम पे करेंगे आपको डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि इस एलईडी से जो है एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है या पर्यावरण को कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसके लिए आपको 20 रुपए की सब्सिडी हम देंगे, आप एक गुड्स जो है पब्लिक को 80 रुपए का बेचो, अब एक कॉस्ट जो आपके डिफरेंस आ रहा है कॉस्ट का, जो 100 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है आप 80 में बेचेंगे, तो 20 रुपए का जो डिफरेंस आएगा वो हम पे कर देंगे। तो उस केस में जो प्राइस लिंक सब्सिडी है, तो वो जो बिल बनाएगा वो बिल 100 रुपए का ही बनाएगा और जीएसटी 100 रुपए पर ही चार्ज होगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन वही कंडीशन यही है कि वो गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं होती, गवर्नमेंट से मिली हुई नहीं होनी चाहिए। तो सेक्शन 15 के अंदर जो हमारा अभी तक ये पार्ट कवर हुआ उसमें क्या क्या हमने पढ़ लिया, लाइक वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है कोई भी ट्रांजेक्शन वैल्यू विच इज पेड or payable by the recipient to the supplier, and the supplier and the recipient are not the related party and the price is only the sole consideration, ठीक है। देन इंक्लूजन क्या क्या होंगे उसमें, कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस बट अदर देन जीएसटी, लाइक म्युनिसिपल टैक्स इन केस ऑफ प्रॉपर्टी रेंट, एंड इंपोर्ट ड्यूटी लाइक बीसीडी एंड द सेस इन केस ऑफ गुड्स इंपोर्ट, any amount paid by the recipient but the supplier is liable for that, just like AC installation fees or the transportation cost which is bear by the furniture of फर्नीचर शॉपकीपर, जो शॉपकीपर था उसकी तरफ से पे करी जानी थी। कोई भी एनी इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस विच इज रिक्वायर्ड बाय द सप्लायर for sell those goods like packing, commission, transport,
any interest or the late fees which is charged by the supplier from the recipient, like इंटरेस्ट ऑफ 24% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा या आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, दैट्स लाइक, एंड एनी सब्सिडी लिंक टू द प्राइस बट द सब्सिडी इज नॉट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया कवर। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं रिलेटेड पार्टी। ठीक है, रिलेटेड पार्टी की एक्सप्लेनेशन की रिलेटेड पार्टी क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं एक बार इसे रब करता हूं, देन उसके बाद मैं आपको रिलेटेड पार्टी बताता हूं कि इस एक्सप्लेनेशन के अंदर जो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन बोली गई है, तो रिलेटेड पार्टी में कौन कौन कवर होंगे। और रिलेटेड पार्टी, ठीक है, तो पर्सन डीम टू बी रिलेटेड पार्टी, किस किस को रिलेटेड पार्टी इसके अंदर माना जाएगा। तो इसमें जो है वो है सबसे पहले कोई भी ऑफिसर या डायरेक्टर ऑफ अदर बिजनेस, मींस मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसकी जो है कोई एक दूसरी कंपनी और है ईएफजी लिमिटेड। ठीक है, बट जो ऑफिसर्स हैं या डायरेक्टर है वो उसमें कॉमन है, लाइक कोई मिस्टर श्याम है वो एबीसी लिमिटेड में भी डायरेक्टर है और वो ईएफजी लिमिटेड में भी डायरेक्टर है। ठीक है, तो उस केस में उसका कोई ऑफिसर ऐसा है तो वो हमारी रिलेटेड पार्टी मान ली जाएगी, क्योंकि वो दोनों बिजनेस आपस में रिलेटेड है, यानी कि एबीसी लिमिटेड और ईएफजी लिमिटेड आपस में रिलेटेड है। लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन बिजनेस मींस कोई ऐसा बंदा जो कि बिजनेस पार्टनर है, लाइक इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं वो हमारे लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर जो वो भी हमारे रिलेटेड पार्टी हैं। ठीक है, मींस वो पार्टनर क्या कर रहे हैं कि वो एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और एक अपना इंडिविजुअल बिजनेस भी चला रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से समझिए कि वो इंडिविजुअल बिजनेस भी चला रहे हैं कोई और एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी है, तो उस केस में उसको भी रिलेटेड पार्टी मान लिया जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, ठीक है, तो वो भी रिलेटेड पार्टी है आपस में। ठीक, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड 25% ऑफ द वोटिंग राइट और द शेयर इन अ कंपनी, कोई बंदे ने या किसी एक बंदे ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मींस खुद या फिर अपनी फैमिली के साथ में मिल करके किसी कंपनी के अंदर 25% या उससे ज्यादा का वोटिंग राइट है या फिर उसके पास में शेयर है उस कंपनी के, तो वो भी रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, रिसिपिएंट और सप्लायर रिलेटेड पार्टी मान ले जाएगा, मींस अगर वो गुड्स डील कर रहे हैं आपस में। और उसके बाद में वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बिजनेस, या फिर कोई सारे का सारे या फिर कोई एक मिलकर के या डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी दूसरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है। बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन मींस बिजनेस को भी और उसके डायरेक्टर को भी, या फिर दोनों बिजनेसेस को अलग अलग अगर कोई है एबीसी लिमिटेड ईएफजी लिमिटेड, उन दोनों को कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर होता है कि उसकी पेरेंट कंपनी बाहर है, उसकी कोई दो सब्सिडरी है दिल्ली इंडिया के अंदर, एक यहाँ पे हरियाणा में है एक दिल्ली के अंदर है, वो दोनों को लेकिन उनकी पेरेंट कंपनी एक है, तो कंट्रोल कोई दूसरी कंपनी को कर रहे हैं तो वो भी आपस में रिलेटेड पार्टी मान ली जाएंगी। इसी तरीके से कोई दो कंपनी मिलकर के किसी थर्ड कंपनी को कंट्रोल कर रही है, लाइक एबीसी लिमिटेड और ईएफजी लिमिटेड, दोनों की दोनों किसी एक अदर कंपनी के अंदर दोनों के ही शेयर्स हैं। ठीक है, उन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट ऐसी कर रखी है कि वो दोनों उस कंपनी के अंदर शेयर होल्ड करती हैं। ठीक है, तो उस केस में भी वो रिलेटेड पार्टी मान ली जाएंगी, लाइक ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। ठीक है, तो ये बी लिमिटेड और सी लिमिटेड दोनों ने मिलकर के ए लिमिटेड के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर की, तो ये भी रिलेटेड पार्टी है, ये ए सी और ये जो है, तो ये भी आपस में रिलेटेड पार्टी मान ली जाएंगी इस केस में। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी वाला केस है, सेम ऐसे ही इसमें उल्टा कंसेप्ट कर देंगे कि इन दोनों कंपनी का ये ए लिमिटेड कंट्रोल कर रही हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन मींस ए लिमिटेड में बी लिमिटेड और सी लिमिटेड दोनों के अंदर अपने शेयर खरीद रखे, तो उस केस में भी ये बी लिमिटेड और सी लिमिटेड आपस में रिलेटेड पार्टी मान ली जाएंगी। मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, एक ही फैमिली के मेंबर है, अलग अलग बिजनेस है लेकिन फैमिली एक ही है। ठीक है, उस केस में वो भी रिलेटेड पार्टी है। और जो पर्सन है, पर्सन का मतलब होता है कोई लीगल पर्सन, लीगल पर्सन का मतलब है कि कंपनी को जो है आप लीगल पर्सन ही मानेंगे। ठीक है, वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है आपका, क्योंकि उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, कंपनी किसी दूसरे बंदे पे केस कर सकती है। हाँ, वो ठीक है कि उसके बिहाफ पे डायरेक्टर जाएंगे उसमें केस के अंदर, ये कौन जाएगा किसको अपॉइंट करेंगे, बट कंपनी के पास में ये राइट है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन या लीगल पर्सन वो भी हमारे इस पर्सन डेफिनेशन में कवर होगा डीम्ड जो बोल रहा है रिलेटेड पार्टी में। इसके अलावा सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर आल्सो द डीम्ड रिलेटेड पार्टी मींस एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, इसका कोई एक डीलर है या वो सोल एजेंट है, वही बंदा सिर्फ उस गुड्स में डील कर सकता है। लाइक कि आप कोई रबड़ का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा, लेकिन
उसका जो एजेंट है वो एक ही बंदा है, या उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक ही बंदा है, सिर्फ एक सिंगल पर्सन है जो पूरे इंडिया के अंदर उसकी सप्लाई कर सकता है, कोई और किसी को इस कंपनी ने राइट ही नहीं दे रखा, तो वो भी आपका डीम्ड रिलेटेड पार्टी मान लिया जाएगा इस डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, तो ये इतनी सी बात थी जो कि हमारा सेक्शन 15 के अंदर हमने कवर किया। सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जो सीजीएसटी एक्ट 2017 का है, उसके अंदर हमने कवर करा है कि सबसे पहले की डेफिनेशन क्या है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की। ठीक है, जिसमें वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज मींस द ट्रांजैक्शन वैल्यू, द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बाय द रिसिपिएंट टू द सप्लायर, and the supplier and the recipient are not the related party and the price is the only sole consideration। जिसके अंदर उसके बाद में हमने इंक्लूजन कवर करे, इंक्लूजन में हमने कवर करा टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस अदर देन जीएसटी। एग्जांपल के लिए इंपोर्ट पे बीसीडी यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड सेस। इसके बाद में जो हमारा सेकंड था वो था हमारा कोई इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस लाइक पैकिंग, ट्रांसपोर्ट या फिर कोई कमीशन वगैरह हमारे को उसको देनी पड़ रही है, वो हमारा इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है हमारा कोई भी इंटरेस्ट, फीस अगर कोई सप्लायर ने चार्ज करी है अपने रिसिपिएंट से वो भी हमारी कवर हो जाएगी। सप्लाई जो सब्सिडी मिल रही है कोई जो कि प्राइस लिंक सब्सिडी है लेकिन वो किसी गवर्नमेंट से नहीं मिल रही, ठीक है, तो वो भी हमारी इसमें इंक्लूजन में कवर हो जाएगी। उसके अलावा हमने कवर करा रिलेटेड पार्टी कि इस रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है, जिसमें हमारा कोई भी ऑफिसर है, डायरेक्टर ऑफ द अदर बिजनेस, लीगल रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन द बिजनेस, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होल्ड 25% स्टेक means voting right or the shares, one of them directly or indirectly control the business, both of them directly or indirectly controlled by third person, together control the third party, member of the same family, legal person also included, and the sole agent and the sole distributor of is also be a deemed related party। ठीक है, तो ये वीडियो में यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं। इसका जो एक्सक्लूजन का पार्ट होगा वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, और फिर देन उसके बाद में हमारा पार्ट आएगा रूल्स का, जिसमें हम बात करेंगे कि रूल्स के हिसाब से कैसे वो प्राइस निकाला जाएगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अगर हमारा सोल कंसिडरेशन नहीं है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई चीज आपको पूछनी है तो आप मेरे इंस्टा पेज को फॉलो कर ले। सीए दिनेश के नाम से मेरा इंस्टा पेज है, आप वहां पे मेरे को डीएम कर सकते हैं, मेरा नंबर भी आपको वहां पे मिल जाएगा। और ऐसी अपडेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। मैं दिनेश मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।